हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएमआर एग्जाम के 2012 का जो क्वेश्चन है उसके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन का। ठीक है, ये एग्जाम आपको 23 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी जो सेक्शन है वो हम लोग सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन की बात अभी करेंगे हम लोग, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 साल का जनरल एप्टीट्यूड और कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जितने भी वीडियोज हैं उसको देखिए। वीडियोस देखने का कारण ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। तो आपसे आने वाले एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला है 14 तारीख को, उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि किस किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑल कंसिडर्ड फॉसिल फ्यूल्स because they were formed from the fossilized buried remains of plants and animals that lived millions of years ago. For more than a century, burning fossil fuels are generated most of the energy required for the propel our cars, power our business and keep the lights in our homes. Even today, while coal and gas provide about 80% of our energy needs, however, they also have harmful effects which include. ठीक है, अब सबसे मेन बात देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देने का कोई वो नहीं है, मीनिंग नहीं है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम का ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा हो तो उसको बड़ा देख के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़िएगा तो इस पूरे संक्षेप क्वेश्चन का यही मतलब है कि हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, और वो हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से कौन कौन सा हार्मफुल इफेक्ट इससे रिलेटेड है और कौन कौन सा नहीं है, ये आपको चूज करना है। बाकी ये ऊपर की सारी कहानी है। ठीक है, तो बस यही मेन आपका समरी है इस क्वेश्चन का, तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। अब बात आ रही है कि जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोग लैंड से निकाल रहे हैं बहुत सारा, तो लैंड क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सही बात है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि कोल वायल, हम जब कोल यूज करते हैं चाहे ये वायल यूज करते हैं तो बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली होता है, एयर पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होना ही होना है, एसिडिफिकेशन होता ही होता है। एक ही चीज इसमें नहीं होता है, ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करने से पॉपुलेशन के ज्यादा होने का कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि आपका ए, बी, सी, ई और एफ, ये पांचों जो हैं ये हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। किससे रिलेटेड है, यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहां पे ए, बी, सी, ई, एफ यानी कि पहला नंबर आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वैसा ही बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आपका सबसे आसान होता है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है वो सबसे आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग दिस सबस्ट्रेट सीम्स टू हैव डेवलप्ड थ्रू अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस एज ट्रेस ऑफ दिस हैबिट हैव बीन सेपरेटली इन मेनी ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। दिस सब्सटेंस इज अ सॉफ्ट कोहेसिव substance designed to be chewed without being swallowed and composed of chicle, sweeteners, softener, flavors, colors and hard of powdered palmoil coating. What is this? ठीक है, आप उसको सिर्फ चबाते हैं, उसको घोंटते नहीं है। किस चीज का बना होता है, स्वीटनर होता है, सॉफ्टनर होता है, फ्लेवर भी होता है, कलर भी होता है, हार्ड प्रोडक्ट ऑफ पाउडर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ऑप्शन देख के आप इस चीज को आसानी से बना सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स है वो इस सामने वाले ऑप्शन में किस में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है ओपियम, ओपियम में क्या स्वीटनर्स होता है, क्या उसको सिर्फ चबाते हैं, ऐसा नहीं है ना। फ्लेवर नहीं होता है, कई सारी चीजें जो इसमें ओपियम में नहीं होती। हट गया, कोका पाउडर में भी बहुत सारे कैरेक्टर जिसमें दिए हुए नहीं होते। टोबैको में तो मैक्सिमम कैरेक्टर छट जाता है, ना स्वीटनर्स होता है, ना पाउडर का, हार्ड पाउडर का बना होता है, ना उसमें कोई फ्लेवर्स होता है। ठीक है, तो बचा क्या, च्युइंगम। तो इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा च्युइंग गम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेज ब्रिस्क
इफरवेसेंस विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब होता है कि फिज लाइक अपीयरेंस होता है, और ये अपीयरेंस जो होता है रिलेटेड टू होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से। ठीक है, पहली बात तो समझ गए। अब पूछ रहा है कि ये बेकिंग सोडा का किसके साथ रिएक्शन होगा तो इस तरह का प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। इसमें दिया हुआ है इथेनोइक एसिड, टैबलेट साल्ट, आइस और सनफ्लावर। तो सबसे पहली बात है कि जब बेकिंग सोडा का रिएक्शन कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्जिलिक एसिड अगर देखा जाए तो क्या है, इथेनोइक एसिड है। अगर हम इस रिएक्शन को बना के आपको दिखाएं तो हम आपको बता दें, इथेनोइक एसिड की बात हो रही है तो CH3COOH प्लस, बेकिंग सोडा है यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कीजिएगा तो आपको बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फाउंड इन। ठीक है, तो देखिए एस्पिरिन जो होता है ये विलो ट्री बार्क से मिलता है। एक्चुअली ये पूरी तरह से एस्पिरिन नहीं होता है, लेकिन एस्पिरिन जैसा एक केमिकल्स होता है जिसका नाम होता है सैलसिन, जो कि किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विलो ट्री से, और विलो ट्री के किस पार्ट से, बार्क से। ठीक है, ये आपके विलो ट्री के बार्क से, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक जो है प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसको पेन किलर के फॉर्म में भी लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये विलो ट्री के बार्क से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पूरी तरह एस्पिरिन नहीं होता है, एस्पिरिन जैसा एक केमिकल्स होता है जिसको बोलते हैं सैलिसिन। ठीक है, चलिए अगला है पार्टिकुलेट ऑफ साइज ग्रेटर रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। देखिए PM 2.5 और PM 10, लेकिन सबसे जितना माइन्यूट पार्टिकल्स होता है उतना ज्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्की होता है। तो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो होगा ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे सीरियस। इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन, एंड इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन इन अ क्लोज्ड रूम, द एयर इन द रूम। देखिए एयर इन द रूम हीटेड हो जाएगा। अब कह रहा है कि रूम क्लोज है, क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब रूम के अंदर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं घूम रहे हैं। अब जब आपका हवा फैन आप चलाते हैं तो क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स है मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है और पार्टिकल्स हीट होने लगते हैं। बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं होती लेकिन माइन्यूट हीट होती है। अब चूंकि रूम क्लोज्ड होता है तो क्लोज्ड होने के कारण उनका कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता है बाहरी एयर से, इसलिए रूम जो होता है और जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो वेव कास्टिंग यूज, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉड कास्टिंग यूजेज कौन सा करता है, आयनोस्फेरिक वेव को। किसको करता है, आयनोस्फेरिक। अब देखिए ये जो रेडियो वेव होते हैं वो आयन मंडल से जाके टकरा करके वापस आते हैं। आयन मंडल किसका भाग है, थर्मोस्फीयर का पार्ट है। तो आयनोस्फीयर से टकरा करके वापस आते हैं और उन्हीं को ये यूज करता है। ठीक है, चलिए अगला है अ टॉल मैन ऑफ 6 feet wants to see his full image, then required minimum length of the mirror will be। देखिए यहाँ पे दिया है मिनिमम लेंथ, तो देखिए बनने के लिए 12 फीट वाले में भी बन जाएगा, 6 फीट वाले में भी बन जाएगा, 9 फीट वाले में भी बन सकता है। लेकिन बात आती है कि हमको मिनिमम लेंथ पूछा जा रहा है, तो 3 फीट क्या होगा, 3 फीट आपका होगा। अब प्लेन ग्लास स्लैब, ठीक है 3 फीट इसलिए होता है कि मिनिमम से मिनिमम मतलब आपका जो इमेज है वो मैक्सिमली डबल तक बनता है, मतलब आपका n से 2n तक बन जाता है। मतलब जिसका आपका जितना मिरर इमेज है, सॉरी जितना मिरर का वो है क्या बोलते हैं कर्व है, उस कर्व का डबल वो बना सकता है। तो इसलिए n से 2n तक जा सकता है, उससे बड़ा नहीं बना सकता, इसलिए मिनिमम एज जो है 3 फीट है। चलिए अगला है अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स, द लेटर विच एपियर्स लीस्ट रेस्ट। अब देखिए कभी कभी आप क्या करते हैं, बचपन में आपने देखा होगा कि कलरफुल जो इमेजेस होते हैं उस पर आपने क्या रख दिया, एक शीशा रख दिया।
अब कह रहा है कि सबसे कम जो कलर फैलेगा वो कौन सा कलर कम फैलेगा, तो रेड, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिसके कारण उसकी स्कैटरिंग जो होती है वो कम होती है, ठीक है, इसलिए रेड जो होता है वो यहाँ पे कम रेड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्फेक्टेंट्स आर कंपाउंड्स दैट लोअर द सरफेस टेंशन। सर इसमें बेसिकली शैम्पू होना चाहिए, शैम्पू है, ठीक है। चलिए बिटवीन टू लिक्विड्स, बिटवीन अ गैस एंड लिक्विड और बिटवीन अ, तो सबसे अच्छा जो सर्फेक्टेंट है वो कौन सा है, शैम्पू है। इनुलिन अकर इन द रूट ऑफ, ठीक है, इनुलिन जो होता है वो डलिया के रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली या आपके ये गट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये शुगर को भी स्टेबलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी काम किया जाता है, लेकिन बेसिकली गट प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये आपके डलिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो सब विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा किया जाता है, वाइन को, क्योंकि वाइन में सबसे कम, इन जो चारों नाम दिए गए हैं उसमें सबसे कम अल्कोहल का मटेरियल होता है। और डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्रूट जूस है उसको गर्म करके लेवल ऑफ अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, उसमें कंसंट्रेटेड अल्कोहल मटेरियल को स्टोर किया जाता है। तो वाइन जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन यूज किया जाता है और इसमें जो अल्कोहल का लेवल होता है वो 5.5 से लेकर के 25% तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वाइन को जो होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है द विटामिन ओज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। चलिए विटामिन B12, द विटामिन ओज कंटेंट इंक्रीजेज, तो विटामिन B12 का कंटेंट जो है इंक्रीज कर जाता है, किसमें, कर्ड में, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये इसीलिए बोला जाता है कि कर्ड जो होता है वो पेट के लिए सबसे अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिया गया हुआ, हेवी ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपको 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही आपका गैसोलीन का होता है आपका 30 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, केरोसिन का होता है आपका 150 से 300, और डीजल का जो होता है वो होता है आपका ये 280, 150 से 280, और डीजल का जो होता है वो 150 से 300 होता है। तो सबसे कम किसका है, गैसोलीन का, 30 से 200, ठीक है। अ वेल स्टॉपर्ड थर्मल फ्लास्क कंटेन सम ऑफ आइस क्यूब, देखिए थर्मल फ्लास्क है तो थर्मल फ्लास्क में और आइस क्यूब रखा है तो क्या होगा, आइसोलेटेड चेंबर। थर्मल फ्लास्क ऐसे ही आइसोलेटेड चेंबर बनाता है, उसमें आपने आइस क्यूब रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। चलिए अब पूछ रहा है इन द टेबल बिलो आर शोन टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ABCDE दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन कौन सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे को मैच करते हैं। देखिए तो फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरह का होता है। चलिए ये तो पहले मैच कर गया क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32, ठीक है, इक्वल टू 32। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 32। तो यानी कि आपका ये जो है वो आपका सही है। अब आप अगला निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। कैसे निकालिएगा, चलिए यहीं पे हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो पहला तो सही है, पता चल गया। दूसरा क्या कह रहा है, -10 है और यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, -10 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। दूसरा क्या है, 100 और 180, 100 मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। और तीसरा क्या है आपका, -42 -40 -40 9/5 प्लस 32, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा
90 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। 5 से ये इसको अगर कटाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 18 माइनस 18 प्लस 32। तो क्या हो जाएगा, माइनस 18 में से 32 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो आपका बी भी सही है, यानी कि -10 डिग्री जो है 14 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 180 प्लस 32। हाँ, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 202 के बराबर, तो आपका सी नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 9 चौका 36 यानी कि 360 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो अगर 5 से हम लोग कटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस 32। ठीक है, तो 70 कितना है यहाँ पे, 5 ही है ना। ठीक है, 7 बचे 35 और 7 दूना 10, तो 72 और प्लस माइनस 72 यानी कि ये हो जाएगा -40, यानी कि -40 और ये सही, यानी कि आपका 3 नंबर आंसर जो है सही है, ए बी और डी। ठीक है, आप भी बना के सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका यही आएगा। चलिए 2 यहाँ आपका -36 जो 360 जो है ये 72 -72 हो गया, और ये +2 तो -40, तो -40 माइनस फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, चलिए 2 आइस क्यूब आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर अंटिल दे यूनाइट टू फॉर्म, यानी कि 2 आइस क्यूब को एक दूसरे के ऊपर तब तक प्रेस करते हैं जब वो दोनों मेल्ट होकर के एक न हो जाए। अब बोल रहा है कि उनके एक होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एक होने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइपो यूज्ड इन द फोटोग्राफी बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग किसमें करता है, ये आपको फोटोग्राफिक फिल्म को प्रेस होने में मदद करता है, ताकि वो उस पर फिक्स होने में, एक तरह से फिक्सिंग एजेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सिंग या फिक्सिंग एजेंट बोल सकते हैं। अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन अ वेसल्स विद वाटर एबव विच लेयर ऑफ लाइटर ऑयल इज पोर्ड। ठीक है, अब देखिए ये एक फ्लास्क है, इसमें आपका वाटर है इस लेवल तक। अब इसमें एक आइस फ्लोट कर रहा है और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, वायल डाल दिया। ठीक है, तो अब आइस फ्लोट कर रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो आपका जो होता है, आइस क्यूब का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के मुकाबले कम होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है। वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी कम होता है। तो समझ लीजिए कि जब वॉल्यूम कम होगा तो जब तक वो डीप रहेगा वो वाटर को लेवल को बढ़ाए रखेगा, लेकिन डेंसिटी कम होने के कारण वो उतना वाटर फुलफिल नहीं कर पाएगा जितना वाटर को डिक्रीज किया था, है ना। तो इससे क्या होगा कि लेवल जो है वो गिर जाएगा, लेकिन चूंकि हम ऊपर से वायल फिल कर दिए हैं तो इंटरफेस जो है, यानी कि ये साइड वाला जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया। ठीक है, तो आपका इंटरफेस राइज करेगा लेकिन लेवल गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर के मुकाबले कम होती है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है। चलिए, लीगल लिमिट ऑफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन एज पर द ट्रॉफिक लूप 30 mg 100 ml, यानी कि आप इससे ज्यादा ब्लड कंसंट्रेशन अगर आपके ब्लड में है, इससे ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन, तो आपको गाड़ी चलानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस फील्स मच कोल्डर देन एयर। द सेम टेम्परेचर एंड आवर बॉडी लॉसेज हीट मेनी टाइम्स मोर क्विकली while in water than it could be in the air same temperature. The reason for this, कह रहा है कि 24 डिग्री सेल्सियस
वाटर जो है 24 डिग्री सेल्सियस पे हवा के मुकाबले ज्यादा ठंडा फील होता है। वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस फील्स मच कोल्डर देन एयर at the same temperature and our body loses that at the same temperature and our body loses heat many times more quickly while in water than it would in air। अब देखिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस टेम्परेचर पे आपका वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्डर होता है और यहाँ पे बॉडी एयर के मुकाबले सबसे ज़्यादा हीट लॉस कर देती है। इसका क्या कारण है? तो कारण है कि वाटर जो होता है वो बेटर कंडक्टर होता है इन दोनों एयर के मुकाबले, और दूसरा वाटर जो होता है एयर से ज़्यादा डेंस होता है, इसीलिए ये आपका ज़्यादा कोल्ड फील होता है इसमें, और आपका बॉडी जो है ज़्यादा से, अब डेंस होने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स आपके बॉडी के सरफेस के टच में आएंगे, और जितना ज़्यादा पार्टिकल्स टच में आएंगे उतना ज़्यादा लॉस ऑफ हीट होगा, इसीलिए डेंस बोला गया है। बेटर कंडक्टर है इसलिए ज़्यादा कोल्ड फील कराता है। ठीक है, यानी कि ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ एन आयरन बॉल एंड अ वुलन बॉल ऑफ सेम रेडाई आर रिलीज फ्रॉम द हाइट h इन अ वैक्यूम, ध्यान दीजिएगा वैक्यूम, देन टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच ग्राउंड एग्जैक्टली इक्वल। कैसे? अब देखिए यहाँ ये आपका हाइट h है, यहाँ से सेम रेडाई का हम लोग क्या गिला रहे हैं, एक आयरन बॉल है वुलन बॉल। हालांकि आयरन बॉल भारी है, लेकिन जब चूंकि बात यहाँ पे की जा रही है वैक्यूम की, यानी कि एयर क्या है, नहीं है, तो एयर नहीं है तो दोनों में से किसी पे एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कोई भी अपोजिंग फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग दोनों जो है समान और टाइम पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a state road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. ठीक है, if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist with what speed should the scooterist chase the bus? अब समझिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपका स्कूटी है और इससे 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपका बस है, यानी कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, स्कूटी, अब देखिए स्कूटी बस जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस बस को ओवरटेक करने के लिए 100 सेकंड में ओवरटेक करने के लिए स्कूटी को कितना स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, अब बात हो रही है चूंकि 100 सेकंड की, तो 100 सेकंड में आपका स्कूटी जितना दूर जाएगा बस भी तो उतना दूर आगे जाएगा, और पहले से ही वो आपसे 1000 मीटर आगे है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि बस कितना दूर आगे जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब 100 सेकंड में जाना है और पहले ही वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो वो 100 सेकंड में कितना दूर तक चला जाएगा? 100 सेकंड में वो चला जाएगा 10 गुना 100, यानी कि 1000 मीटर और आगे, यानी कि अब आपकी दूरी हो गई 1000 और जोड़ लीजिए, अब बस आ गया आपका यहाँ पे 100 सेकंड में। तो 100 सेकंड में आप जितना दूर जाइएगा बस भी अपने स्पीड से जाएगा। तो अब आपको कितना दूर जाना है? 2 किलोमीटर, मतलब दुगुना दूरी तय करना है ना। तो दुगुना दूरी तय करने के लिए आपको इसके दुगुने स्पीड से जाना पड़ेगा। ठीक है ना, दुगुने स्पीड से जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड की बजाय आप कितने मीटर पर सेकंड से चलेंगे? 20 मीटर पर सेकंड से। तो आप 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप 2000 मीटर तय कर लेंगे, और ये चूंकि 10 मीटर के हिसाब से चल रहा है तो 1000 मीटर ही तय करेगा, और ऑलरेडी 1000 मीटर ये आगे है, तो ये यहां तक पहुंचेगा 100 सेकंड में, और 100 सेकंड में ही 100 सेकंड में ही इस स्पीड से आप यहां तक पहुंच जाइएगा। तो दोनों समान दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक,
चलिए अगला है वुड पल्प इज यूज टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। वुड पल्प जो होता है वो इनमें से किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? पेपर बैग्स में भी यूज होता है, कैलेंडर में भी, वो भी उसी पेपर का ही बनता है, कार्डबोर्ड बॉक्सेज भी में भी यूज होता है, टिश्यू एंड टॉयलेट पेपर इसमें भी क्योंकि सेलुलोज का बना होता है, ब्लैंकेट्स में भी यूज किया जा सकता है, बिल्डिंग इंसुलेशन में भी यूज किया जाता है, उसमें वुडन जो कॉटन है उसको यूज किया जाता है, डायपर एंड सैनिटरी यानी कि सारे चीज में इसका यूज किया जाता है, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब है कि अ कट ट्रंक शो 26 कंसेंट्रिक रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड इन अल्टरनेट रूट द एज ऑफ द ट्रंक। तो देखिए जो आपका वुड होता है वो 2 रिंग बनाता है 1 साल में। तो 1 साल में अगर 2 रिंग बनाता है तो 26 रिंग है तो कितना हो जाएगा? 26/2 कर दीजिए यानी कि 13 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टैटिन यूज्ड फॉर द लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इसको फंजाई से यूज किया जाता है, फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, यानी कि 2 डाइस है, डाइस कितना है? 2 है, उसको इंडिपेंडेंटली कितना टाइम फेंका जा रहा है? 3 टाइम्स फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस, 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कितना डाइस है? 2 डाइस है। ठीक है, डाइस में कितने से होते हैं? 1 to 6। तो 9 आने के लिए क्या क्या आना होगा डाइस में? आपका 3, 6 और फिर आ सकता है 6, 3, फिर वैसे ही 4, 5 और 5, 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिए, तो एक बार में क्या कितनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36 यानी कि 1/9। ठीक है, तो एक बार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/9। ठीक है, यानी कि P जो यहाँ पे हो गया आपका हो गया 1/9। तो P यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि Q, तो Q कितनी हो जाएगी? 1/9 माइनस 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। 8/9 कोई दिक्कत? और अब फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा कहता है C2 3। ठीक, C हो गया यहाँ पे जो ये आपका जो क्या बोलते हैं, C आपका हो जाएगा 3, क्योंकि कितना टाइम फेंका जा रहा है? 3 टाइम्स फेंका जा रहा है। कितनी बार फेंका जा रहा है? 3 टाइम्स फेंका जा रहा है। तो पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लेकिन 3 में से हमको कितना टाइप बार चाहिए? 2 बार ही चाहिए, तो 3 नहीं है, तो पॉसिबल इवेंट कितना है? 3 है। अच्छा, यहाँ पे आपका P क्या है? तो P का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर 1/9 का स्क्वायर और आपका 8/9। तो इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं P का स्क्वायर और Q, फॉर्मूला हो जाएगा P का स्क्वायर और Q। अब इसको यहाँ लाइए, C कितना है हमारा? 3 है, P का स्क्वायर यानी कि 1/9 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 8/9। तो अगर इससे इसको घटा दे तो 3 यानी कि ये 81 का 3 ये स्क्वायर होगा, उसके बाद कटेगा यानी कि 27। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 27 यानी कि 8/243 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बिग होल इन स्विच चीज आर प्रोड्यूस्ड बाई। देखिए स्विच चीज में जो भी बिग होल बनता है वो एक बबल बनता है और बबल के फूटने के कारण वो होल बनता है। जिस चीज में वो बबल नहीं बनता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड चीज। क्या कहते हैं? ब्लाइंड चीज। और उस चीज को हटा दिया जाता है, यूज में नहीं रखा जाता है। तो जब तक वो बबल बनता नहीं है तब तक उसको यूज के लिए आगे बढ़ाया, प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाया नहीं जाता है, और वो एक बैक्टीरियल प्रोसेसिंग के कारण उत्पन्न होता है। तो बैक्टीरियल प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए
विद रिफरेंस टू, अगला क्वेश्चन है, विद रिफरेंस टू इंडियन क्लाइमेट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर अ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स not greater than the number to be elected, there are 10 candidates and 4 are to be elected. If voter vote for at least one candidate, then the number of ways in which we can vote. ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि there are 10 candidates हैं, लेकिन उसमें से 4 ही इलेक्टेड है। अच्छा, वोटर के पास क्या कंडीशन है कि वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, तो वो एक से ज्यादा लोगों के लिए वोट कर सकते हैं, लेकिन जितना इलेक्टेड होने वाला है उससे ज्यादा नहीं, यानी कि मैक्सिमम कितना है 4। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ वेज है जिसमें वो वोट कर सकते हैं। तो पॉसिबल वेज के आधार पर, पॉसिबल वेज के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन मान लीजिए पॉसिबल वेज हमारे पास 1 हो, पॉसिबल वेज एक के लिए फॉर्मूला मान लीजिए ऐसे हो जाएगा आपका C 10 1। तो इसके लिए क्या करिए, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 10। वैसे ही 2 अगर पॉसिबल वेज 2 हो तो उसके लिए आपका 10 2, यानी कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, वैसे ही 3 के लिए निकाल लीजिए और फिर 4 के लिए निकाल लीजिए। चारों का जो टोटल होगा 10, पहले के लिए 10 आया, दूसरे के लिए 45, फिर तीसरे के लिए जो आ रहा है, फिर चौथे के लिए जो आ रहा है, चारों का जो टोटल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका, आप जब कैलकुलेट कीजिएगा 385। ठीक है, अब कह रहा है 10 मेन एंड 8 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ 5 डेज। 10 मेल है और आपका प्लस 8 फीमेल है, कितने दिन में काम करती हैं? 5 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे इज इक्वल टू हाफ द वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे। चलिए, कह रहा है कि वर्क डन बाय अ 1 वुमेन, यानी कि एक फीमेल जो है एक दिन में जितना काम करती है वो मेन के द्वारा, यानी कि मेल के द्वारा किए गए काम का आधा है। ठीक है, यानी कि मेल जो है फीमेल का दुगुना काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर 4 मेन एंड 6 वुमेन टू कंप्लीट दैट वर्क। अब ध्यान दीजिए, 1 वुमेन, अब जो मेल जो काम करता है, अब इस मेल को हम लोग फीमेल में अगर बदल दें तो क्या होगा, 10 मेल है और 8 फीमेल है, तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक 4 मेन एंड 6 वुमेन। 1 मोन, एक वुमेन जो है फीमेल का आधा करती है, यानी कि ये 8 फीमेल जो है, एक मेल जो है ये फीमेल का 2 फीमेल के बराबर काम करता है, 2 फीमेल के बराबर काम करता है। ठीक है, और 2 फीमेल के बराबर काम करता है, और एक फीमेल जो है वो 1/2 मेल के बराबर काम करती है। अब समझ गए, कोई दिक्कत? अब कह रहा है, ध्यान दीजिए कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो कितने पे काम हो रहा है? 5 दिन पे काम हो रहा है। तो यानी कि इस फॉर्मूला से आपको, इस कैलकुलेशन से आपको पता चल रहा है कि मेल जो है ज़्यादा काम करता है फीमेल की अपेक्षा। और यहाँ पे देखिए मेल की संख्या को घटा दिया गया है और फीमेल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो सीधा सीधा मतलब है कि 5 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि कम काम करने वाली की संख्या को बढ़ाया गया और ज़्यादा काम करने की संख्या को घटाया गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो सबसे पहले हट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चेंज क्या हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि 10 मेल की जगह कितना मेल कर दिया गया है? 4 मेल कर दिया गया है। और 8 फीमेल की जगह कितना फीमेल कर दिया गया है? 6 फीमेल कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से ये 2.5 गुना कम हो गया है और ये आपका, ये 2.5 गुना कम हो गया है और ये आपका
1.5 गुना कम हुआ है, तो उसी हिसाब से जो आपका कैलकुलेशन होगा वो आपका आएगा 10 डेज। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करिए कि एक मेल जो है 2 फीमेल के बराबर का काम करता है और एक फीमेल जो है हाफ मेल के बराबर का काम करती है। तो कितने दिन में करेगी? आपका 10 दिन में टोटल काम आपका होगा, अगर 4 मेल और 6 वोमेन को काम कंप्लीट करने के लिए रखा जाए तो। ठीक है, कोई परेशानी हो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए अगर दिक्कत हो रहा है समझने के लिए तो आपको फिर से डिटेल में, चूंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, शॉर्ट में हम लोगों को वीडियो बनाना है, तो इसलिए ये आपका प्रैक्टिस आपका होना जरूरी है। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर इशू होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको शॉर्ट में जो आपका कंसेप्ट है वो आपको बताया जा रहा है, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर आपको बता दिया, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, when you use our fingers to scroll information displayed on a touch screen, the device responsible because your finger disrupt the electrical. अगला है milk kept at room temperature turn to curd due to fermentation. अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो दूध जो है कर्ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। फार साइटेड और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कन्वर्जेंस लेंस का यूज किया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है। इफ अ डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर लिफ्ट ओपन इन अ वेल इंसुलेटेड रूम, द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ एयर इन दिस रूम विल इंक्रीज। अगर आप रेफ्रिजरेटर का मुंह खुला छोड़ देते हैं तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर कॉमनली है एलईडी स्क्रीन। द एब्रेविएशन ऑफ एलईडी, एलईडी का एब्रेविएशन होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। विनेगर इज एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में आपका साइट्रिक एसिड नहीं होता है, एसिटिक एसिड होता है। रॉ वेजिटेबल आर गेट क्विकली कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, देखिए प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, प्रेशर ज्यादा रहता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका फूड जो है जल्दी बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेड एट हायर प्रेशर। ठीक है, वाइल इवेल्युएटिंग एन न्यू ड्रग और फेज 1 स्टडीज कंडक्टेड ऑन, ये आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टैटिकल का क्वेश्चन है। इसमें पहले वॉलेंटियर्स का यूज किया जाता है, फेज 1 स्टडी में वॉलेंटियर का यूज किया जाता है, उनका कंसेंट लेने के बाद, बिना कंसेंट के यूज नहीं किया जाता। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपडेटेड इस नेशनल इथिकल गाइडलाइंस, नेथिकल 2017 में आपका अपडेट हुआ था। Among the data collected for a clinical study in diabetic patient, which of the following is not a scalar variable? ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होगा, डेरी यूनिट इंसुलिन नहीं होगा, एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर द पेशेंट करेंटली लाइव, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पेशेंट वेयर करेंटली लाइव आपका आंसर। वैल्यू ऑफ वेरिएंस फॉर द नंबर ऑफ कोविड केसेज ड्यू टू नॉन एडरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ 64, नॉन एडरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर 64, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितना है? 64 है, यानी कि सिग्मा इजकल टू 64। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये आपका वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अब इसके लिए क्या होगा जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि 64 का रूट, यानी कि आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनोवा इज स्टैटिकल टेक्निक विच यूज टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें आपका आता है इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, क्योंकि आपका स्टैटिकल विच यूज टू टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस। और रिसर्चर्स हैड एक्सटेंड टू डाटा pertaining to the health expenditure of individuals if each value of this data series is multiplied by 10 times। अब देखिए हर डाटा को क्या कर रहा है? 10 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। देन व्हाट वैल्यू इज द इफेक्टेड बाय द मीडियन। मीडियन क्या होता है? जितना भी डाटा दिया गया होता है उसका, जैसे अगर आपका डाटा जो है आपका ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो क्या करते हैं? n+1/2। तो n क्या है? वैल्यू ऑफ डाटा है। क्या है? वैल्यू ऑफ डाटा है। तो उस वैल्यू के डाटा, तो जो अगर वो वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका मीडियन भी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है द वेट ऑफ 3 पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन अ हेल्थ स्टडी वेयर 56,
50 और 47 किलोग्राम। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन सिंपल होता है, तीनों का जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई n। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 56 प्लस 50 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 3। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। एक बार हम जोड़ के दिखा देते हैं, 106 प्लस 47, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 153 डिवाइडेड बाई 3, 51, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स 5 इक्वल ग्रुप्स इनटू विच अ पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेंट क्वांटाइल होगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड, एक मिनट, ठीक है, दैट इज ठीक है, explained by the set of independent variable study is denoted by which of the coefficient of determination, the pre-test with the, ये जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है बायोस्टैटिक्स से, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। द pre-test with the questionnaire before, the pre-test with the questionnaire before conducting a survey is denoted by which of the following term। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम किया जा रहा है बिफोर टेस्ट, तो उसको हम लोग पायलट स्टडी या पायलट सर्वे कहते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और रिसर्च लेबोरेटरी एग्जामिन डाटा ऑफ 100 पेशेंट प्रूवन टू हैव ट्यूबरकुलोसिस बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम स्पुटम कल्चर, ओनली 40 of them had positive result on sputum microscopy while 80 had a positive result from a novel diagnostic test under evaluation. Based on this information, as compared to sputum microscopy, the new test has better sensitivity, specificity नहीं, क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं हो रहा है, तो सेंसिटिविटी अच्छी है लेकिन स्पेसिफिसिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आपका अगला हमारा वीडियो हो आप तक जरूर पूछ लें। इसके आगे हम लोग 2022 का सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन और 2023 का फिर एलिजिबिलिटी का और आपके कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।